बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं जी, और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि 26वीं गैर आइनी तरमीम का अभी तक हुकूमत, इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर और इस जाली निज़ाम को कोई फ़ायदा पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए अब वो मायूस हो चुके हैं और वो अब नई से नई तरामीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन तरामीम का मकसद सिर्फ एक है, वाहिद मकसद है कि किसी भी तरीके से इस जाली निज़ाम को बचाया जा सके। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन मैंडेट पे, अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, नताई तब्दील किए गए, फॉर्म 47 तकसीम किए गए और सीटें, सूबाई असम्बलियों की, कौमी असम्बलियों की सीटें, उन पे खरीदो फरोख्त हुई और करोड़ों नहीं अरबों रुपया वहां पे फूंक दिया गया। और किस किस ने कमाया ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि एक अहम शख्सियत ने कम अज कम 20 अरब रुपया जो है वो बैरून मुल्क शिफ्ट किया है, जो कि कमाया गया था इलेक्शन चोरी के नतीजे में। और 8 फरवरी 2024 जो सीटें बेची गईं, जो फॉर्म 47 बेचे गए, उसका 20 अरब रुपया बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया है। ये तो एक है ऐसी खबर जिसकी कोई तस्दीक तो क्या, तस्दीक तो जरूर हो सकेगी, तरदीद कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे पास इसके शवाहद मौजूद हैं। और वो साहब, वो शख्सियत जो हैं, वो आजकल यही काम कर रही हैं, क्योंकि बाकी बातें फिर इंशाअल्लाह बताऊंगा। बहरहाल जी, पहली खबर ये है कि जो एक ड्रामा किया गया था, पुलिस की कैदियों की वैन थी, उस पर फायरिंग का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस थे, उसमें एक एमएनए थे, उनके बारे में कि जिना वो फरार हो रहे थे, फायरिंग की गई थी। तो 86 मुल्जिमान थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के कुछ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्टाफ था, कुछ केपी के पुलिस के लोग थे। तो वो सब के सब जो हैं, 34 पुलिस एहलकार थे, 42 रेस्क्यू एहलकार थे और 2 जो हैं अरकान असम्बली हैं। ये 86 अफराद इनको नामजद किया गया था। उन सब की पहले उनको डिस्चार्ज किया गया और उनको एक और मुकदमे में शिफ्ट किया जा रहा था। फिर एक ड्रामा रचाया गया, वो ड्रामा भी फ्लॉप हो गया, फिर उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार करके लाया गया। तो आज उन तमाम 86 मुल्जिमान की, सियासी कैदियों की जमानतें हो गई हैं। और जज थे इस्लामाबाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज साहब थे जी, सिपरा साहब, उन्होंने ये जमानतें मंजूर कर ली हैं। और उसमें 2 एमपीज हैं, यानी कि अरकान असम्बलीज हैं, और 34 पुलिस एहलकार हैं, 42 रेस्क्यू एहलकार हैं। ये सब के सब खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हैं और इनको गिरफ्तार किया गया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से, जब हल्ला बोला गया था, जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया गया था। उनको उठाने गए थे नकवी सरकार, लेकिन वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। तो ये उस दिन का वाकया है और अब जमानतों पर इनको रिहा किया गया है और आज ये दरखास्त जमानत थी। दूसरी तरफ जी, इमरान खान साहब के खिलाफ 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरखास्त थी, उस पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज थे मोहम्मद अफजल मजूका, और उन्होंने समाअत की और एक ही रोज रखने की समाअत की गई कि जनाब बाकी भी हैं। तो सीनियर वकला आज मसरूफ थे, इलेक्शन हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार के, लिहाजा 4 नवंबर तक ये दरखास्त मुलतवी कर दी गई और उन अबूरी जमानतों को एक्सटेंड कर दिया गया। और इमरान खान साहब से जेल में जो सहूलियात वापस ली गई हैं और उनको 25 दिन जो है वो बहुत मुसीबत में रखा गया, तकलीफ में रखा गया, उसके खिलाफ भी आज इमरान खान साहब की बहन है नौरीन न्याजी, उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई थी। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे सुनने वाले, और उन्होंने आज मुकदमात की समाअत की। शुएब शाहीन साहब पेश हुए और उन्हें बताया गया कि अदालत में इमरान खान साहब की हालत ज़ार क्या है और उनको किस सख्त तरीन हालात में रखा गया है, जबकि वो अंडर ट्रायल हैं, उनको किसी मुकदमे में सजा नहीं, वो मुजरिम के तौर पे इस वक्त अडयाला जेल में नहीं है। तो इसलिए इस दौरान फिर जो उनकी जिंदगी को लाहक खतरात हैं उसके बारे में भी बताया गया ऑनरेबल कोर्ट को। तो उसके जवाब में फिर उन्होंने समाअत जो है वो 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली, यानी कि परसों तक। और रिपोर्ट तलब करते हुए उन्होंने कहा कि जी अफसर जो हैं वो रिकॉर्ड पेश करें और तहरीरी जवाब लेकर आएं
اور تحریری جواب آئے گا اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے فردر سنیں گے۔ یہ میں بتا دوں کہ خاص طور پہ مریم صاحبہ کے بیان کے بعد معاملہ جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ اب اس کو سنجیدہ لے رہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس میں مریم صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ قوم 47 کی ہی صحیح لیکن وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ ایک کہہ رہی ہیں کہ ہم اس فتنے کو ختم کریں گے، تو معاملہ کافی سنجیدہ ہو گیا جی۔ سیکٹری داخلہ، سیکٹری قانون اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی رپورٹ سبمٹ کروائیں تاکہ اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اگلی خبر جو ہے وہی 26ویں آئینی ترمیم کی، جو کہ غیر آئینی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا گورنمنٹ کو، اور جو سوچا گیا تھا وہ ہوا نہیں، تو لہٰذا اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ساری کی ساری سپریم کورٹ ہو گئی ہے متحد، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں ہم تو سوچ رہے تھے کہ بغاوت ہو جائے گی، اور وہ بغاوت بھی نہیں ہوئی، اور تمام کے تمام متحد بھی ہو گئے، فل کورٹ میٹنگ بھی ہو گئیں، ایک نہیں دو فل کورٹ میٹنگز ہو گئیں، اور اس میں ججز نے تمام ججز نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پہ اعتماد کا اظہار کر دیا، اور اب بھاگنے کا فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک اور کام سوچا ہے، کیونکہ ان کی جو لائک مائنڈڈ جو ان کے جج تھے حکومت کے یا جسٹس قاضی کے رائٹ لیفٹ پہ ہوتے تھے، تو وہ جج صاحبان بھی سرنڈر کر گئے ہیں، اور انہوں نے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ اس وقت تک ملایا ہے جب تک کہ مزید کوئی کمک نہیں آ جاتی ان کو۔ یہ ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، 2-3 ہوں گی، زیادہ سے زیادہ 2 ہیں، یا میکسیمم 2 سے زیادہ نہیں بڑھ سکے گی۔ تیسرے ذرا وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو 3 آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف 16 ججز جو ہیں وہ 3 کی تعداد ہے، اور پھر 2 ایڈ ہاک ججز ہیں، تو وہ الگ ہیں ایڈ ہاک ججز جو ہیں۔ باقی 18 ججز ہیں، 18 میں سے صرف 3 ججز ہیں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل وقت میں، لیکن یہ اس وقت سپورٹ کریں گے جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ میجورٹی ہے۔ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے، اکیلے تنہا نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ 3 سال کے لیے یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اور اگر اس وقت بھی انہوں نے حکومت کا کھیل کھیلا تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اب ایک ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب ہماری تعداد صرف 3 ہے اور وہ ہیں 15، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمک بڑھائیں۔ تو کمک بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، اور یہ بل جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے جی، اور جمعے کے روز کہتے ہیں کہ یہ پیش کیا جائے گا اسی ہفتے، اور 23 ججز کی تعداد وہ کہتے ہیں 23 کر دیا جائے۔ تو 23 کا مطلب ہے کہ 18 سے بڑھ کر 23، تو 5 ججز مزید یہ لانا چاہ رہے ہیں، تو 5 آنے کے بعد یہ 3 اور ان میں ایڈ ہو جائیں گے تو 8 ہو جائیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 8 ججز لے آئے تو شاید ہو سکتا ہے ہم چیزوں کو مینج کر پائیں۔ تو یہ ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اگین یہی کہوں گا کہ ہر خبر کے پیچھے جو ہے وہ بدنیتی ہو، اور ہر حکومتی اقدام کے پیچھے بدنیتی ہو تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا۔ اور ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیونکہ اب کھلے عام مداخلت کی جا رہی ہے، کھلے عام کہا جا رہا ہے۔ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا، یعنی کہ نون لیگ نے کہہ دیا کہ جناب جو بینچ ہیں، بینچ میں کس کس جج کو ہونا چاہیے، اس جج کو ہونا چاہیے اور اس جج کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو سمپل سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ہمیں کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ تو یہ بات اب پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دی ہے، کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جناب قائرہ صاحب آئے میدان میں۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر بدقسمتی ہوگی اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب آئینی بینچ میں آ گئے، تو یہ چاہتے یہی ہیں کہ تمام کی تمام ججز جو ہیں اگین وہی کہ ان کے عزیز و اقارب بھرتی کر دیے جائیں، اور ان غلام قسم کے ججز ان کو بٹھا دیے جائیں، اور اس کے اکارڈنگلی وہ اپنا کام اپنا الو سیدھا کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کو انصاف نہیں چاہیے، بلکہ ان کو چاہیے ایسے جج جو کہ اس سارے جعلی نظام کو قائم دائم رکھ سکیں۔ تو یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے جی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ فسطائیت جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے،
اور इसके पीछे कोई नहीं अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब मामला यही है कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और एजाजुल हक साहब ने अब साथ साथ एक और काम किया जा रहा है कि फौजी अदालतों को सपोर्ट किया जाए जी। फौजी अदालतों के हक में बयानात दिलवाए जा रहे हैं और एजाजुल हक साहब भी आ गए हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि फौजी अदालतें होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो भी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकी, उसकी भी जो है अफादियत वो नहीं हो हासिल कर सकी गवर्नमेंट जो कि तवक्को कर रही थी, इसलिए एक और तरमीम की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि उस तरमीम से पहले पहले हालात व वाक़यात किस तरफ जाते हैं। फिर जी ईमान मज़ारी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, डॉक्टर शीरी मज़ारी की साहबजादी हैं, वो भी उनके लिए भी अभी मुश्किल वक्त उनका कम नहीं हुआ, कोई ना कोई मुसीबत कोई ना कोई उस्ताद उन पर आन पड़ती है और अब उनके शोहर भी इसमें शामिल हो गए हैं और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा दोनों वकला हैं, मियाँ बीवी, डॉक्टर शीरी मज़ारी की साहबजादी हैं, तो उनको गिरफ्तार किया हुआ है और गिरफ्तारी पे इल्ज़ाम है कि जनाब उन्होंने हाथ लगाया है जो पुलिस के रुकावटें खड़ी करने के लिए बैरियर्स हैं सड़कों पे पड़े होते हैं उनको हाथ लगाया है और इस यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन उससे बाद फिर उन पे इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए दोनों को और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज फिर उनको पेश किया गया इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में और वहाँ से पहले तो दलाइल शलाइल दिए तो उन्होंने कहा जी कि यही जुर्म है कि जी उन्होंने हाथ लगाया, बिल्कुल हाथ लगाया है, ये हम जुर्म मानते हैं, तो इससे और ये बेलेबल है और बेलेबल ऑफेंस से आप इसको मंजूर करें ज़मानतें। तो बहरहाल क्योंकि प्रेशर बहुत था तो वो नहीं ज़मानतें मंजूर हो सकी और पहले फैसला महफूज किया गया और उसके बाद कहा गया कि 3 दिन के लिए दोनों को जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर शीरी मज़ारी कोर्ट में पहुंची हुई थी, असदूर साहब और दीगर जर्नलिस्ट थे और ईमान मज़ारी बहरहाल वकीलों के लिबास में थी और उनको हम जो उनके हादी चट्ठा हैं उनके शौहर उनको हथकड़ियाँ लगाई हुई थी दोनों हाथों को और उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया था और काफ़ी खौफ व हरास का माहौल बनाया हुआ था, लेकिन दोनों पुरएतमाद थे मियाँ बीवी और बहरहाल 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया और जज साहब ने वकला सफाई की बात नहीं मानी। दोनों हाई कोर्ट के वकील हैं और दोनों के साथ ये हो रहा है कि दहशतगर्दी के मुकदमात उनके खिलाफ भी दर्ज हो गए हैं। इंतज़ार पंजोथा जो है वो बदस्तूर गायब हैं जी और लापता हैं और उनकी आज भी हियरिंग थी, आज भी उनका कोई अता पता ना हो सका और ना ही अदालत से उन्हें कोई रिलीफ मिल सका। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।